सो आज की क्लास में हम थोड़ा सा चेंज ये करेंगे कि इंस्ट्रूमेंटेशन की बजाय हम आज पावर का जो है ना वो लेक्चर वो करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स तकरीबन एंड होने वाला है, तो कल की 2 आवर क्लास में वो हम कर लेंगे। तो पावर का भी कंटेंट थोड़ा सा रहता है, तो वो आज की क्लास में और कल की क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कवर करने की, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम जी इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स फुल कंप्लीट हो गया। बस कल जो 2 आवर की क्लास है उसमें हम कर लेंगे। राइट सर, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हमने सिंगल फेज इन्वर्टर का जो फुल ब्रिज इन्वर्टर की एग्जांपल है उसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, तो मैं आपको साथ साथ एक्सेल शीट में जो है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। सो मैंने डिफरेंट कॉलम्स बना लिए जिसके अंदर जो है वो मैं फॉर्मूलाज फिट करता जाऊंगा और फिर मेरे पास जो है वो सारी इंफॉर्मेशन, सारे पैरामीटर्स जो है वो बेसिक पैरामीटर्स आ जाएंगे और उसके बाद फिर हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे। जैसे अगर हमने टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कैलकुलेट करनी है या बाकी सारी चीज़ें, तो वो इसी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। सो एक तरफ मैंने जो इनपुट पैरामीटर्स हैं वो रख लिए, जैसे सप्लाई वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस है हमारे पास 10 ओम्स, सो मैं इसको 10 कर देता हूँ, और इंडक्टेंस हमें गिवन है 31 मिली हेनरी, सो इसको हम 1 मिली कर देते हैं, और कैपेसिटेंस हमें गिवन है 1112 माइक्रो फैराड, सो हम इसको 112 e raised to the power -6 ये करें। तो ये हमारे पास आ गए इनपुट पैरामीटर्स, फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्ज। सो अब किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, सो विल कीप द वैल्यूज ऑफ n, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स जो हैं वो हम पहले 1 3 5 7 9 11 13 और उसके बाद फिर n ओमेगा। सो व्हाट इज n ओमेगा? n हमारा जो है वो A2 से शुरू हो रहा है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो से, तो उसके बाद फिर 2 पाई 50 फ्रीक्वेंसी हो गई और L2 पे है इंडक्टेंस। चूँकि हमारे इस केस में कैपेसिटेंस भी है, सो लेट्स इंक्लूड दैट, और यहाँ पे हम कर देते हैं 1 बाय n ओमेगा c, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाय n multiply by omega 2 into 5 into 50, then multiply by capacitance. So this is capacitive reactance. Okay. Magnitude जो हमें फाइंड करना है इम्पिडेंस का, that is going to be V square inductive reactance minus capacitive reactance, और फिर हम इसका लेंगे स्क्वायर।
So इस तरह से हमारे पास आ जाएगा magnitude of the impedance. Next is we are going to find out the theta, और थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम पहले, वैसे तो XL डिवाइडेड बाय R है, लेकिन क्योंकि हमारे पास कैपेसिटेंस भी है, सो हम इसमें माइनस XC करके so this is how we calculate the value of theta. और चूँकि बाय डिफॉल्ट एक्सेल जो हमें रिजल्ट देता है दैट इज इन फॉर्म ऑफ रेडियंस, so therefore we are going to calculate theta in degrees by multiplying 180 by pi. Then we need to calculate the peak voltage of each harmonic. So Vn is 4Vs by n pi, ठीक है, और उसके बाद फिर उसकी RMS के लिए 4Vs over n pi और फर्दर डिवाइडेड बाय √2. सो √2 से हमने Vn को डिवाइड कर दिया. सो दिस इज देन द पीक हार्मोनिक वोल्टेज. और पीक के लिए हमें चाहिए पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, सो दैट इज 13.22 एम्पेयर्स. और इसको फिर हम RMS में कैलकुलेट कर लेंगे. सही हो गया. सो इस तरह से हमारे जो बेसिक कैलकुलेशन है वो सारी, ठीक है. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कैलकुलेशन? बेसिक होगी. अब इसके बाद फिर अब हमने फर्स्ट फंडामेंटल भी फाइंड कर लिया, एंड वी फाइंड आउट कि जो हमारा VO1 है दैट इज 198, और यहाँ पे 198 ही है हमारे पास. दैट मीन्स कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो ठीक है. नाउ वी हैव टू राइट द आउटपुट करंट in form of instantaneous voltage. ठीक है. सो इंस्टेंटेनियस में कैसे हम लिखेंगे? We are going to be at the peak value of current multiply by sine, and then we have omega t. So n multiply by 2 into 5. हम इसको लिख लेते हैं 314 multiply by n. Then we have a minus signal and theta. And we have theta in degrees.
So this is first component. Similarly, we are going to write down the other one. Then we have the second component. So this is how we are going to write down the instantaneous current equation using Fourier analysis. हमारे पास सारे हार्मोनिक्स आ गए और अकॉर्डिंगली सारे हार्मोनिक्स करंट को हमने राइट डाउन कर दिया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो करंट है फर्स्ट फंडामेंटल दैट इज 13 एम्पियर और हम जो है वो 5 components along with the first fundamental. So third, fifth, seventh, ninth. ठीक हो गया। अब सो हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन जो है ये आ गया। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन विद रिस्पेक्ट टू करंट। सो पहले हम फाइंड करेंगे हार्मोनिक करंट IH, and that we are going to find by taking the square root and summing up all the harmonic currents except first fundamental. So we can do it by peak currents and we can also use RMS values. ठीक है, तो हम let's say peak current से find out कर लेते हैं। So taking the square plus next one taking the square, then another one, sorry, plus third component taking the square plus the next component taking its square, and so on. We can take the other ones, but we know the squares of these are going to be in milliamperes, so therefore we can keep it enough. Okay, so now finding out the THD, we need to divide IH by I1. So let's IH हमारे पास आ गया 4.4, so divided it by first fundamental which is 13, and therefore total harmonic distortion we have is 33%. Okay. Similarly, we can use the RMS values of current to find out the total harmonic distortion in the same way. उसमें कोई difference नहीं होगा. Next is the finding out the total power.
So P out total power is going to be V square. So V is 220 taking its square divided by the resistance, and that is 10. So we'll get the total power. Let's find out the PO1. And we can find by I1 square R. So I1 RMS, obviously I1 square multiplied by R. Why there is such a big difference? V squared by R. Why there is so huge difference? Let's try VO1, IO1 and cos theta 1. To counter check, we have VO1 198 multiplied by IO1 and multiplied by cos of theta 1. So we will be taking the radian one. It should be, yeah, that calculation is right. Wow. So there is a huge difference. सर आपने जो ये 4840 वाला फाइंड किया तो उसको आपने 10 से डिवाइड किया है या नहीं? क्या किया? ये जो सर एक्सेल शीट पे चले गए सर, तो मैंने ये इसको सर आपने इसको आपने 10 से डिवाइड किया रेजिस्टेंस की वैल्यू से? जी एक सेकंड, ये मैंने गलत तो नहीं क्लिक कर दिया? नहीं, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, हाँ जी, 10 से डिवाइड किया है इसको। So 220 square divided by 10. So output power comes out to be very large, लेकिन जो actually consume हो रही है that is only 1 kilowatt. So the difference is too much. ठीक है, so अगर मैं P loss find करूं, that is the difference between the total power minus first fundamental power. So look at the difference. 4 किलोवाट जो है वो आपके हार्मोनिक्स कंज्यूम कर रहे हैं। So इस कंडीशन में obviously this is a huge loss.
चलो, next finding out the source current IS, and that is total power divided by VS. VS is 220, so IS is 22 amperes current. Next, we have to find out the peak current that is going to flow through the transistor. So I peak of transistor how we are going to find the I peak? By taking the sums of squares of all the harmonics and then taking square root. So we take the square root, then summing up squares of all the currents. I need peak, so therefore I peak, I1 peak square plus the next component square plus next component square plus next component square and so on. ठीक है, हमें सारे कंपोनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. We can take as maximum as possible. And 13.95. So almost 14 ampere is the peak current that is flowing through the transistor. Then we can find out the RMS current and I total, I out, RMS current that is going to be the peak current divided by square root of 2, that is 9.86. So this is how we are going to use this Excel sheet to help us out in calculating all these harmonic currents and so on. ठीक है? So पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि आप इसी तरह का एक टेबल बना लेंगे, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशंस कर लेंगे, ठीक है, और उसमें हम लिमिट कर देते हैं हार्मोनिक नंबर्स को. सही है? सो आप टेबल बना लेंगे 1 से लेके और लेट्स से 9 तक, ठीक है. सो सिंगल फेज इन्वर्टर के लिए आप 1 से लेके 9 nth हार्मोनिक तक कैलकुलेशन जो है वो टेबल में करके और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो आपने इंस्टेंटेनियस करंट जी 1 से 9 तक सर बहुत ज़्यादा नहीं है सर. 9 तक ज़्यादा है. में आपके पास कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है ना कि आपने सिर्फ n की वैल्यू चेंज करनी, तो आप n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, आपको ओमेगा मिलता जाएगा, ठीक है. और इसमें तो आपके पास RLC टाइप लोड है. पेपर में हो सकता है आपके पास सिर्फ RL लोड आए या RC लोड आए, ठीक है. तो अकॉर्डिंगली आपकी जो कैलकुलेशन है वो जरा सिंपल हो जाएगी. ठीक है. चलो, रिगार्डिंग दिस न्यूमेरिकल कोई और क्वेश्चन हो आपके ज़हन में?
सर इसके पेपर में सर वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सर नहीं देंगे ना या किसमें? पावर के पेपर में? नहीं, डिस्क्रिप्टिव भी होंगे और न्यूमेरिकल भी होंगे, दोनों तरफ। और सर पेपर ओपन बुक होगा सर? जी, पेपर ओपन होगा। और सर इंस्ट्रूमेंटेशन का भी सर ओपन बुक होगा? नहीं, वो नहीं होगा क्योंकि उसमें मोस्टली जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज। सर ये जो चैप्टर 9 में ब्रिजेस की डायग्राम वगैरह है और जो डेरिवेशंस वगैरह है वो भी आएंगी पेपर में? जी बिल्कुल, डेरिवेशंस भी आएंगे। सर तो वो याद करनी है डेरिवेशंस और डायग्राम्स वगैरह जो सर्किट डायग्राम्स है? जी जी, ऑब्वियसली। सर लेकिन वो तो इतनी ज्यादा है, सारी डेरिवेशंस वगैरह और डायग्राम्स, वो इतनी याद नहीं हो रही। चलें, उसके लिए फिर हम एक शॉर्टकट रख लेते हैं। ठीक है? अगर लेट से उस तरह का कोई ब्रिज का क्वेश्चन आता है तो मैं पिक्चर आपको दे दूंगा, क्या ख्याल है? सर्किट डायग्राम अगर मैं आपको दे दूं तो ताकि आपको सर्किट डायग्राम याद करने की जरूरत ना हो, सिर्फ यस आप सर, प्लीज डायग्राम दे दीजिएगा, बिकॉज सर वो बिल्कुल सारे बिल्कुल एक ही जैसे हैं और वो काफी कंफ्यूजिंग हो डायग्राम, जाता है इस तरह। डायग्राम इतनी ज्यादा है और फिर आपस में कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, तो मैं डायग्राम आपको दे दूंगा, आपने सिर्फ उसकी जो है वो डेरिवेशन करनी है। ठीक है? ठीक है सर। सर और दूसरा प्लीज बता दीजिएगा कि न्यूमेरिकल बेस्ड कितना है और थ्योरी बेस्ड कितना है, मतलब क्या परसेंटेज है पेपर में? कोशिश तो मैं करूंगा कि तकरीबन 60-40 हो जाए, यानी कि 60% डिस्क्रिप्टिव हो जाए और 40% न्यूमेरिकल हो। क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो ऑलमोस्ट वन लाइनर है, तो वो इस वजह से। सर लेकिन उसके न्यूमेरिकल्स के फार्मूले भी सर काफ़ी मुश्किल है सर। हाँ, ये तो वो फॉर्मूला शीट की हमने बात की थी, वो आप एक डेवलप कर लें। सर हम खुद बना के आपसे अप्रूव करवा लें? जी बिल्कुल, लेकिन आप लेके नहीं आएंगे, वो मैं आपको मतलब आप जो भी आप मुझे फाइनल फॉर्म देंगे फार्मूला शीट की, तो वो मैं पेपर के साथ प्रिंट करके आपको दूंगा। ठीक है? तो आप लाएंगे नहीं? सही है? ओके सर, थैंक यू सर। क्योंकि फिर हो सकता है कि हर बंदा अपनी हिसाब से फार्मूला शीट ले आए, तो वो फिर यूनानिमस नहीं रहेगा क्लास। ठीक है जी? और एनी अदर क्वेश्चन? नो। जितने भी आज पेपर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप कर लें। वैसे तो खैर नेक्स्ट वीक में भी आई विल बी अवेलेबल, मैं इसी तरह से टीम्स पे ऑनलाइन होऊंगा, तो वैसे तो वो आपका ऑफ है, लेकिन ये कि आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हम रिविजन्स भी कर लेंगे, पावर की भी और इंस्ट्रूमेंटेशन की भी। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ओके, सो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, मैं थोड़ा सा उसका एक इंट्रो दे देता हूँ। दिस इज बेसिकली अनदर टॉपिक इन इन्वर्टर्स, दैट इज थ्री फेज इन्वर्टर। थोड़ा लेंथी है, सो आई विल ट्राई कि मैं इसको जो है वो कवर कर लूँ।
कल की जो हमारी 1 घंटे की क्लास है, ठीक है। तो इसकी वर्किंग हम कर लें, और इसका एक जो है वो छोटा सा न्यूमेरिकल है। तो बस यहाँ तक अगर हम कर लें तो दैट वुड बी इनफ फॉर द कोर्स, ठीक है। सो दिस इज आवर टास्क फॉर टुमारो, ठीक है, चैलेंज। सो यहाँ पे फिर हम स्टॉप करते हैं। There is no further question